यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमारा यहाँ पे टारगेट है सी टेट 2023। सी टेट 2023 यहाँ पे जो है हम संपूर्ण अपनी जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट चलाए हुए हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है ईवीएस है और हिंदी है और सीडीपी है और आपके यहाँ पे संस्कृत है। और इसमें मैक्सिमम 13 फिर 14 वीडियो ऑल सब में डल चुकी है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चेक करके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी। अब देखो हिंदी में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चनों को लगाएंगे और पद्यांश भी होगा, पेडागोगी भी होगी, सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषाओं का यूज़ कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो हम बहुत सारी भाषाओं का यूज़ करते हैं, तो वो क्या हमारे लिए बाधक है, क्या वो हमें यहाँ पे समस्या हमारे लिए उत्पन्न करता है, या फिर कक्षाई जटिलताओं को यहाँ पे बढ़ाता है, कक्षा में जटिलताओं को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अब देखो आप जितने भी यहाँ पे भाषाओं का यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपकी विचारों की, आपकी तर्क की, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से डेवलप होगी इस तरीके से। तो ये हमारे लिए निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शंस को चूज़ करेंगे, न कि निगेटिव। पेडागोगी को लगाते वक्त सिर्फ ओनली आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर बच्चे की कहीं पर भी निंदा हो रही है, ठीक है, अगर बच्चे के बारे में कहीं पे भी निगेटिव वर्ड आया हुआ है तो आप उसको बिल्कुल कट कर दीजिए, पॉजिटिव वर्ड पे हमको चूज़ करना होगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे दृष्टि बाधित कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनको भाषा आप कैसे सिखाएंगे। तो उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, गलत हो गया। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का यूज़ यहाँ पे करना चाहिए। तो देखो दृष्टि बाधित, अब यहाँ पे इस टाइप के बच्चे जो कि देख नहीं सकते, तो इन बच्चों को आप कैसे यहाँ पे भाषा सिखाएंगे। तो अब उन्हें आप चलो कक्षा में अलग बैठा दीजिए, है ना, ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया सके। आपने उनको अलग तो बैठा दिया, लेकिन उन पर विशेष ध्यान देंगे कैसे, क्या करेंगे आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे उनके लिए क्या करेंगे, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का यूज़ यहाँ पे उनको करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन। अब देखो वो देख नहीं सकते लेकिन बोल तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मौखिक भाषा का यूज़ कीजिए। नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मौखिक सब कुछ होगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों के लिए किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाई हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियाँ और कविताएं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी लेवल की भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो विदेशी साहित्य की रचनाएं, ये तो गलत हो गया यहाँ पे, है ना। या फिर हम मूल्यों पर आधारित करें, ये भी गलत हो। केवल कहानियाँ ही और कविताएं हो, केवल लग गया तो ये भी कट गया। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों से परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक अक्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का यूज़ करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो है किस तरीके से यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे करना है, सबसे बेस्ट से बेस्ट। इस तरीके से 9-4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे, ये सब है। तो इनमें आप संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, ठीक है। इससे आपको यहाँ पे पता भी चलेगा, आपकी कल्पना का भी यहाँ पे जो है अच्छा यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, कल्पना भी बढ़ेगी यहाँ पे, आपका जो है विकास डेवलप भी अच्छा होगा, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे कम बताने के निगेटिव चूज़ करना है यहाँ पे। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना, संवाद, अदायगी। इस तरीके से यहाँ पे जब आप मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे लिए सारे ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन एक ऑप्शन जो कि निगेटिव है वो हमको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि रट्टाफिकेशन, अब यहाँ पे जो भी व्याकरण में दिया हुआ है ना, आप उसको रट्टाफिकेशन कर लीजिए उसका, तो वो गलत है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से जो है कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जो निगेटिव होगा वो आपको चूज़ करना है।
विभिन्न क्षेत्रों और स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का डेवलप करना, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, है ना। और यहाँ पे जो हमारी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का डेवलप करना और बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का डेवलप करना, इस तरीके से यहाँ पे, है ना। ये सारे तो हमारे पॉजिटिव ऑप्शन हैं, बल्कि हमको निगेटिव ऑप्शंस को चूज़ करना है, जो कि हमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वो नहीं होना चाहिए, क्या करना भाई, रटना, ठीक है, कंठस्थ करना। बाकी यहाँ पे समझकर कीजिए, अच्छे से अपने दैनिक जीवन से जोड़िए, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़िए, अपने विचारों को अच्छे से यहाँ पे, ठीक है, करिए, तो तब जाके आपके बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये आपका निगेटिव है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण। तो इस तरीके से भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे व्याकरणिक नियम गलत हो गया, है ना, प्रश्न ये भी गलत हो गया, भाषा की पाठ्य पुस्तक ये भी गलत हो गया, यानी कि समृद्ध वातावरण, समृद्ध भाषिक वातावरण, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। इस तरीके से हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे यहाँ पे महत्व देंगे? तो सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे जो है महत्व अपने किसको देंगे? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने की क्षमता का आकलन, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम वाला बताने, जो कि निगेटिव। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बढ़ती संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इस तरीके से एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? इस तरीके से 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बच्चों को सिखाना है कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो दो भाषाओं के अकॉर्डिंग आप अंतर, है ना, ये सब बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, जबकि उनको जोड़ते हुए अच्छे से, ठीक है, एक दूसरे की लैंग्वेज को एक दूसरे की लैंग्वेज से यहाँ पे जोड़ते हुए आप बच्चों को तब समझाइए, तब पढ़ाइए, तभी आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अब देखो, फिर आपको निगेटिव चूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है। सिर्फ ओनली दो बात पूछी जाती है, तो निगेटिव पूछी जाती है, फिर पॉजिटिव पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे निगेटिव पूछी गई है, तो अब निगेटिव को ध्यान देना है, पॉजिटिव को हटा दो, निगेटिव पे ध्यान देना है। अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। इस तरीके से आपका 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठों की संख्या, ये आपका निगेटिव। पाठों की, हाँ, हमारे इसमें एक बुक में सिर्फ यहाँ पे पाठ कितने भाई, लेसन कितने, 15 है। हमने यहाँ पे लेसन की संख्या बच्चों को बता दी, है ना। बाकी हमने कौन कौन से भाई यहाँ पे हमारे इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, है ना, सब चैप्टर्स की क्या क्या अपने आप में एक जो है यहाँ पे कैसी यहाँ पे भावनाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने बताया नहीं, बस आपने बच्चों को बता दिया कि पाठों की संख्या इतनी है और बस कर लो, ठीक है, ये गलत है। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि के खतरे को डालती है, या फिर भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या फिर भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिकता है ना, यानी कि मैंने आपको बताया कि हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत भी कर रहे हैं, हम बंगाली भी पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरीके से मराठी पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन सब की भाषाओं का जब आपको ज्ञान हो रहा है, तो ये आपके लिए एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है, न कि खतरा है, बाधा है, या फिर बहुत बड़ी बाधा है। तो ये अपने आप में निगेटिव है, सारे पॉजिटिव आपका सी होगा। अब भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करते हैं, नियमों की जानकारी से नहीं करते, निगेटिव है, जबकि एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरिसलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं। इस तरीके से बच्चे विद्यालय आने से पहले भाई कैसे होते हैं? तो देखो, जब बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या वो कोरिसलेट होते हैं? नहीं, वो अपनी फैमिली से भी तो सीखते हैं, है ना। तो ये तो गलत है, उनको समर्थ नहीं होता, ये भी गलत है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि भाषा वो क्या करते हैं, अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ में आते हैं, ठीक है।
अपने व्यवहार को लेकर आते हैं। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो निगेटिव होगा वो चूज़ करना है। विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, ये तो सही है भाई। प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। फिर सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन को भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इस तरीके से आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपका निगेटिव होगा। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का यूज़ करती है। तो मंदिरा केवल सर्वनाम का यूज़ करती है, गलत। केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं वाले वाक्य को ही बोल सकती है। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का यूज़ करना जानती है। इस तरीके से अब एक मंदिरा है, वो कक्षा, ठीक है, कक्षा फर्स्ट में पढ़ती है और यहाँ पे मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, इस तरह से यहाँ पे वर्ड को बोलती है, यानी कि उसको लिंग वचन क्रिया इन सब का यहाँ पे जो है पता है, ज्ञान है। ठीक है ना, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये आपके यहाँ पे सॉल्व पेपर था हिंदी का। आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगा होगा। और ये यहाँ पे जो है मैंने CDP का कराया हुआ है ना। आप इसको जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। मैक्सिमम 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपका MCQ के करा चुकी हूँ। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे यूथ कंपटीशन बुक से हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके एग्जाम्स में सबसे पहले आए हुए हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर कैसे लगा, सो प्लीज़ अगर आपको यहाँ पे इसकी क्यूज़ प्लस आपको यहाँ पे इसकी PDF प्लस आपको यहाँ पे इनकी सारी ऑल वीडियोस सब कुछ चाहिए कंटेंट, तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक को, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।